आज हम इस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुरू कर रहे हैं। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग सभी पार्टनर के बीच में जब पार्टनरशिप का रिलेशन ही खत्म हो जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्क होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब यह है कि एक चलता चलाता बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया, खत्म हो गया, अब फर्म ही नहीं रही, सब पार्टनर अपने अपने घर चले गए। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनर्स के रिश्तों में बदलाव या पूरी तरह से एंड, मतलब किसी की डेथ हो गई, कोई रिटायर हो गया, किसी भी तरह से रिश्तों में बदलाव आ जाए, ठीक है, तो वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब है? बिजनेस पूरी तरह से डिसकंटिन्यू हो जाना, पार्टनर्स का पूरी तरह से अलग अलग हो जाना। अब बात यह आती है कि डिसोल्यूशन के समय पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट कैसे फाइनल किए जाए। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 48 इस बारे में बताता है कि हमें अकाउंट कैसे फाइनल करने हैं। सेक्शन 48A बोलता है कि पार्टनर के हिस्से में अगर कोई लॉस आता है, यहां तक कि उसका कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस आता है, कभी कभी कोई जरूरी नहीं है ना कि सबका क्रेडिट बैलेंस या टू बैलेंस बीडी, कभी कभी इधर भी आ सकता है डेबिट बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसको भी किसने पूरा करना है? उस पार्टनर ने पूरा करना है। मतलब उस पार्टनर ने उतने ही पैसे कंपनी को ला करके देने हैं जितना उसका डेबिट बैलेंस आ रहा था। तो बात यह है कि अगर उसके हिस्से का कोई लॉस है या डेबिट बैलेंस है तो वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा? सबसे पहले उसी स्पेसिफिक पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा उसमें से उसका लॉस एडजस्ट करेंगे, पहली चीज। अगर वो भी नहीं होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। तीसरी चीज, ना उसका प्रॉफिट है ना उसका कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, तो अब तो भाई उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके ही उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। इसी कारण यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये तो था सेक्शन 48A। सेक्शन 48B हमें बताता है कि डिसोल्यूशन के टाइम में कंपनी के पास जितनी एसेट्स होती हैं उनका निपटारा कैसे होगा। मतलब कि एसेट्स को हम बेच करके क्या सारे पार्टनर बांट देंगे? नहीं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब कि जैसे क्रेडिटर है, बैंक लोन है, बीपी है, ऐसे जो आउटसाइडर्स होते हैं, सबसे पहला हक उस एसेट्स पर उन लोगों का होता है। इसलिए कंपनी की एसेट्स बेचकर पहले उन लोगों की लायबिलिटी को पे किया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, पार्टनर ने भी तो कंपनी को कोई लोन दिया हो सकता है। तो अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो आउटसाइडर के बाद दूसरा नंबर फिर उन एसेट्स को बेच करके पार्टनर का लोन को पे करने का होता है। और अगर आउटसाइडर की लायबिलिटी पे करने के बाद, पार्टनर की लायबिलिटी पे करने के बाद भी एसेट्स बचती है तो बाकी पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस निकलेगा फाइनली, जिसे पार्टनर्स को पे किया जाना है, तो उस एसेट्स को बेचकर उन पार्टनर्स को पे किया जाएगा। अगर उसके बाद भी वो बच जाती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन एसेट्स को बांट दिया जाएगा। तो सेक्शन 48B हमें एसेट्स का सीक्वेंस दिखाता है कि एसेट्स बेचकर हमें किस सीक्वेंस में पेमेंट करनी है। कि पहले हमें आउटसाइडर को पे करना है, उसके बाद बचेगा तो पार्टनर के ही लोन को पे करना है, उसके बाद बचेगा तो पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है उसको पे करना है, उसके बाद ही बच गया तो पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। अब आती है बात फर्म डेट और प्राइवेट डेट की। भाई, फर्म डेट का क्या मतलब है? फर्म डेट का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म ने जो उधार लिया बाहर वालों से वो फर्म की लायबिलिटी है, किसी पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी वो नहीं है। फर्म ने उधार लिया है तो फर्म ही पे करेगी। फर्म में मतलब सारे पार्टनर कलेक्टिवली उस लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए पूरी फर्म की असेट्स बेचकर भी उस लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी। लेकिन प्राइवेट लायबिलिटी क्या मतलब है या प्राइवेट डेट का क्या मतलब है? अगर किसी पार्टनर ने पर्सनली अपने लिए बाहर से किसी से लोन ले लिया है, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए वो स्पेसिफिक पार्टनर जिसने वो प्राइवेट लोन लिया है वो खुद ही जिम्मेदार है। तो प्राइवेट डेट के लिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म कलेक्टिवली जिम्मेदार नहीं होती है, उसके लिए तो वो स्पेसिफिक पार्टनर खुद ही जिम्मेदार होता है। अब आती है बात फर्म्स प्रॉपर्टी की। फर्म प्रॉपर्टी से मतलब यह है कि किसी कंपनी के नाम में जो भी असेट है, उसका कैश है, उसका स्टॉक है, डेटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, जो भी है वो फर्म की अपनी प्रॉपर्टी है। तो फर्म की प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया जाता है? फर्म के ही किसी डेट को पे करने के लिए।
अगर कुछ बच जाता है फर्म का डेट पे करने के बाद, तो पार्टनर का पर्सनल लोन भी पे किया जा सकता है, लेकिन कहां तक, जहां तक उस पार्टनर का फर्म में हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले तो फर्म का ही आपका डेट पे किया जाएगा, ठीक है। अब आगे आती है बात किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी की जिसमें पार्टनरशिप फर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो अब बात यह है कि किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से सबसे पहले उस पार्टनर का पर्सनल लोन ही पे किया जाएगा। अगर कुछ प्रॉपर्टी बच जाती है उस पर्सनल लोन को या पर्सनल डेट को पे करने के बाद, तो वो उसकी फर्म में जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए यूज की जा सकती है, वरना नहीं। तो अब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के समय किसी कंपनी के अकाउंट कैसे फाइनल किए जाते हैं इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब देखो होता क्या है, किसी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के समय कोई रिवैल्यूएशन तो बनेगा नहीं। हाँ, उस समय तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, मतलब जितनी भी असेट कंपनी की होंगी उन सबको बेच दिया जाएगा। जितनी कंपनी की लायबिलिटी होंगी उनको सबसे पहले पे किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में भी तो अभी हमने यही सीखा सेक्शन 48 में क्या कि जितनी एसेट्स हैं सबसे पहले लायबिलिटी पे की जाएगी उनको बेच करके। तो यहां पर भी बेचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिससे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो उस अकाउंट में हम सारी एसेट ट्रांसफर कर देते हैं कैश को छोड़ करके। क्यों, कैश थोड़ी बेचा जाएगा, हमें तो वो चीजें लिखनी है जो कैश में कन्वर्ट करनी है। तो कैश को छोड़ करके बाकी सारी चीजें उस प्लेटफॉर्म पर, उस जगह रख देते हैं जहां पर हमें उसे बेचना है। अब बाकी जितनी लायबिलिटी हैं वो वहां रख देते हैं जिनको हमें पे करना है। असेट्स बिकती रहती है, लायबिलिटी पे होती रहती है। इसके बाद देखते हैं फाइनली कि असेट्स बेच के हमारे पास कितना कैश आया और उसमें से लायबिलिटी पे करने के बाद कितना कैश बच गया। जो कैश बच गया वो पार्टनर से बढ़ जाता है। तो यहां पर अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। तो इस डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमें कंपनी की बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 19 को, और हमें लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिए हैं 14,000 के, रिजर्व है 500 का, कैपिटल भी दी है XY की 4,000, 3,000। इसके बाद कहता है कि आपका बैंक में 640 रुपए थे, स्टॉक 4,740 का था, डेटर्स 5,540 के थे और मशीन 10,580 की थी। नीचे आते हैं, कहते हैं अब डिसोल्यूशन ये कर रहे हैं और डिसोल्यूशन के लिए इन्होंने असेट्स को बेच दिया। तो 19,500 की सारी असेट्स बेच दी गई कैश को छोड़कर। कैश तो वैसे भी बिकता नहीं, खैर। और बोलता है कि इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि हमने खरीदने के लोगों को बुलाया होगा, एडवर्टाइजमेंट दी होगी, उनका चाय पानी किया होगा, तो उसके लिए हमारा खर्चा हो गया 440 रुपए। इसके बाद नीचे आते हैं, बोलता है कि XY 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तो बात यह है कि हमारे पास लायबिलिटी क्रेडिटर है और कुछ असेट्स है। असेट्स को हम एक जगह ले आएंगे, वो जगह कौन सी है, रियलाइजेशन, जहां पर हमें उनको बेचना है। अब क्योंकि असेट जितनी होती हैं सब डेबिट नेचर की होती हैं, इसलिए उनको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम ले आते हैं। तो यहां लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। हमारे पास क्या क्या है जी, यहां पर एसेट्स में कहता है स्टॉक है, डेटर है, मशीन है। तो स्टॉक, डेटर और मशीन ये है हमारी 4,740, आपकी 5,540 और मशीन है 10,580। इनका टोटल होता है 20,860। अच्छा, तो असेट साइड की 3 आइटम तो हमने यहां ट्रांसफर कर दी जिनको हमें बेचना है, लेकिन जो पहले से ही कैश है 640 रुपए, उसको कैश अकाउंट में ले आते हैं। टू बैलेंस BD 640। असेट साइड में तो कुछ नहीं बचा, तो असेट साइड हमारी पूरी तरह से खाली हो गई। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। हमें यहाँ क्रेडिटर दिए 14,000 के, और क्रेडिटर किस नेचर का है, क्रेडिट नेचर का, तो उसको हम ले आते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर 14,000। अच्छा, अब देखो क्या बचा है, रिजर्व। रिजर्व का क्या करते हैं, हम पहले से करते आए हैं, बाई बैलेंस BD। पार्टनर्स के यहां पर BD हैं 4,000 और 3,000। तो 4,000 और 3,000 हमारे क्या आए, BD। और रिजर्व
उसको बांट दो जी। जनरल रिजर्व था आपका ये 500 रुपए, जिसे हमने बांटा 2:1 की रेशो में, मतलब कि 3 और 167। तो हम देख रहे हैं कि लायबिलिटी साइड में जो जो चीजें थी वो हमने सारी ट्रांसफर कर दी हैं। कैसे? क्रेडिटर को रिलायंस के क्रेडिट में ले आए हैं, रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले गए हैं, असेट्स में कैश था उसे कैश अकाउंट में ले गए हैं क्योंकि हमें उसे बेचना नहीं है, खुद ही कैश है वो, और बाकी आइटम है रिलेशन के डेबिट में ले आए हैं। अब नीचे आते हैं, कहता है असेट्स बेच दी गई 19,500 की, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि क्वेश्चन में उसने कैश एट बैंक दिया है, इसलिए बैंक से ही चलेगा सब कुछ। तो कहता है असेट्स आपने सारी ही बेच दी हैं, असेट्स सोल्ड या रियलाइज्ड कितना 19,500। तो 19,500 की हमने ये असेट्स बेच दी। कहता है कि आपको इसको बेचने की जो कॉस्ट आई है 440 रुपए आई है, ठीक है। तो हम यहां पर टू बैंक अकाउंट हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ कितना 440। तो 440 रुपए तो हमारे खर्चे हो गए। खर्चे ऑलरेडी क्या होते हैं, डेबिट नेचर के होते हैं, वो रिलेशन में डेबिट आ गए, ठीक है। ऊपर से क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं, तो भाई क्रेडिटर के बारे में कुछ कहे या ना कहे, लायबिलिटी है, हमें तो पे करनी पड़ेगी। हम उन्हें भूल सकते हैं क्रेडिटर्स को, वो थोड़ी भूलेंगे हमें, वो तो कहीं ना कहीं पकड़ ही लेंगे। इसलिए क्रेडिटर्स की पेमेंट भी हम कर देते हैं पूरी की पूरी 14,000। अब ये आया 14,440, टोटल कैश हमने इतना पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, अब हम फाइनल करना शुरू करते हैं। तो ये आता है हमारा 35,300 और 1,800 का इस रियलाइजेशन से लॉस हो गया, मतलब कि हमारी असेट्स कम पड़ गई, लायबिलिटी ज्यादा है, तो हमको 1,800 रुपए का लॉस है। तो इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई, किस रेशो में, 2:1 की रेशो, मतलब 1200 और 600, ठीक है। अब आप देखो जो चीजें हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफर की थी उनका तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना और इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि ये चीजें जो थी हमारी हमने बैलेंस शीट से लेके आए थे इनको सीधा, ठीक है। इसके बाद ये जो बाई लिखा है हमने या ये 2 लिखा है, इनकी क्रॉस एंट्री कर देते हैं। अब देखो चलो पहले इधर से क्रेडिट साइड से ले लेते हैं। बाई क्या है, ये बैंक, इसका मतलब एड्रेस है, कहां पर जाएगी एंट्री, बैंक में जाएगी। तो इधर अगर ये क्रेडिट में तो वहां बैंक अकाउंट में कहां जाएगी, डेबिट में। अब यहां लिखना है कहां से आई है भाई एंट्री, तो कहां से आ रही है, रियलाइजेशन से आ रही है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या, असेट्स रियलाइज्ड कितना 19,500। तो एक बाई के सामने बैंक था, उसकी पोस्टिंग ये हो गई। अब इधर देखो यहाँ 2 बैंक लिखा है, ये जाएगा इधर, बाई रियलाइजेशन, क्या आपने लायबिलिटी पे करी है, कितना 14,440। ओके, तो हमने इसको भी ट्रांसफर कर दिया और इसको भी ट्रांसफर कर दिया बैंक में। अब देखो ये लॉस है, इसे कहां डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या था, ये आपका लॉस। तो इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं 1200 और 600, एक्स वाई। तो ये ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल कर लेते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं 4,333 एक्स के निकलते हैं हमारी तरफ, लेकिन 1,200 रुपए उसके हम एडजस्ट भी करेंगे लॉस के। तो एडजस्ट करके इसका कुल बैलेंस आया 3,133, ठीक है जी। ऐसे ही हम करते हैं वाई का, इसका बन रहा है 3,167। इसमें से हमने 600 रुपए एडजस्ट किए तो हमारा आया 2,567, इसके ये पैसे निकले। अब ये जो बैंक है किधर है, इस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में है, तो इसको क्रॉस करके इधर ले आओ, मतलब कि बैंक अकाउंट में एक्स को और वाई को पेमेंट करें। तो यहां लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट बाई वाई कैपिटल अकाउंट, कितना 3,133 और 2,567। तो हमने जितना पैसा इनका निकलता था फाइनली उनको पेमेंट कर दिया। अब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं रहा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं
कि कैश का लेना देना हमारा बराबर होना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट टैली होती है ना, ऐसे ही कैश टैली होना चाहिए। कैश तब टैली नहीं होगा अगर अकाउंटेंट ने कोई बेईमानी कर रखी होगी, ठीक है। अगर अकाउंटेंट ईमानदार था तो बैलेंस कैश का बिल्कुल बराबर मिल जाएगा बैलेंस शीट की तरह। वो चेक कर लेते हैं। तो अब देखो इधर आपका 20,140 इधर का आया, और इधर को देखो ये भी आपका 20,140 आ गया। तो हमारा ये अकाउंट फाइनल हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन में जितनी कंपनी की एसेट्स होती हैं उनको सबसे पहले रियलाइजेशन के डेबिट में ले आते हैं, लायबिलिटी को हम क्रेडिट में ले आते हैं, और बैलेंस शीट में जो कैपिटल है, रिजर्व है, उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करके बाकी लॉस वगैरह ट्रांसफर कर देते हैं। बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व होते हैं उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। अब इधर हम असेट्स को बेचना शुरू करते हैं। असेट्स क्योंकि हमारी डेबिट नेचर की होती है, या तो बिक जाएगी या पार्टनर टेक ओवर कर लेंगे। बिक गई तो बाई बैंक, टेक ओवर कर लिया तो जिस पार्टनर टेक ओवर किया है उसका नाम आ जाएगा, बाई एक्स कैपिटल स्टॉक ले गया, बाई वाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले गया, वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। मतलब डिस्पोजल ऑफ असेट्स हमारे क्रेडिट साइड में होगा। क्यों होगा? क्योंकि असेट डेबिट नेचर की होती है। ऐसे ही लायबिलिटी का जो डिस्पोजल है हमारा वो डेबिट साइड में होता है, क्योंकि वो आपकी क्रेडिट नेचर की होती है। फिर इस अकाउंट को फाइनल करते हैं, इसका लॉस या प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल करके अब ये देखते हैं फाइनली इनका क्या लेना देना रह गया है। अगर किसी का सरप्लस मनी है तो पे कर देते हैं, शॉर्ट है तो मंगा लेते हैं। उस केस में कैश की क्रॉस एंट्री होकर के ये आपका टैली हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डिसोल्यूशन के समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। बाकी कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।